समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः अर्पण करीत आहोत. धन्यवाद. जय भीम. सर यांनी केलेलं होतं आणि ते एकमेव असं ते आपल्याकडे डिबेट्सचं वाचन झालेलं होतं. त्याच अनुषंगाने आपण आज इथे नेमकं प्रस्ताविका आपण इथे हात समोर करून बोलतोय, वाचतोय, पण त्या प्रस्ताविकेमध्ये काय आहे, त्याचा अर्थ काय आहे, ही प्रस्ताविका नेमकी काय आहे हे जाणून सुद्धा करणार आहे. तत्पूर्वी मी एक 4 मिनिट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकरिता बोलणार आहे की एकदा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सूर्याला म्हणाले, कोणाला? सूर्याला म्हणाले, तू तिथला सूर्य, मी इथला सूर्य. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, तू तिथला सूर्य, मी इथला सूर्य. चल आपण दोघे एक करार करूया. चल आपण दोघे एक करार करूया. तू ताऱ्यांना प्रकाशमान कर, मी साऱ्यांना प्रकाशमान करतो. या अनुषंगाने मी सर्वात आधी तर मी प्राध्यापक माननीय देवीदासजी घोडेसर सर यांच्याकरिता एक जोरदार टाळ्या कारण की आपल्याला त्यांनी डिबेट्स म्हणजे तिथे जी वादविवाद झाली, एक प्रकारची जी स्पर्धा झाली, त्या बाबासाहेबांनी कशा पद्धतीने त्या वादविवाद कशा पद्धतीने त्या समितीला, त्या लोकांना म्हणजे प्रत्युत्तर दिलं त्यांच्या प्रश्नांना, आणि ती कलम त्यांनी लागू केली आणि आपल्यापर्यंत जनतेला त्याचा लाभ व्हावा अशा पद्धतीने ती त्यांनी संविधानात लिहिली आणि आपल्याला समजावं म्हणून प्राध्यापक घोडेस्वार सरांनी ते मराठीत त्याचं अनुवादन करून केलं. म्हणजे किती मोठं काम झालं. सर्वसाधारण लोकांपर्यंत पोहोचावे अशी ते डिबेट्स त्यांनी केली. तर यानंतर मी सरांना बोलवणारच आहे, पण तत्पूर्वी मी सीएम चव्हाण सर यांना आमच्या कार्यक्रमाला शुभेच्छा द्यावे अशी मी विनंती करते आणि सीएम चव्हाण सर यांना मी आमंत्रित करते, त्यांनी आम्हाला शुभेच्छा द्याव्या. मोठा संदेश देणाऱ्या महाकारुण्य भगवान गौतम बुद्ध तिमिरातून प्रकाशाची वाट दाखवणारे भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना सर्वप्रथम मी अभिवादन करतो. आजच्या सभेच्या अध्यक्षिका सन्माननीय पूजनीय यांना जीवानी सन्माननीय वंदना संघाचे सन्माननीय लोखंडे साहेब यांना मी नेहमी करतो. माझे गुरु सन्मान संविधानाचं वाचन केलं आणि प्राध्यापक देवीदास घोडेसर सर यांनी हे संविधान सभा डिबेटचे जे अनुवाद केला तो आम्ही दोघांनी मिळून सांभाळला. आता कार्यक्रम सर बोलणारच आहे आणि त्याच्याबद्दल जर मी माहिती सांगायला बसलो तर तो कार्यक्रम पुढे जाणार नाही, कारण सर्व सरांचे विचार ऐकण्यासाठी आपण या ठिकाणी उपस्थित झाला. सरांना किती काळ लागला ते संविधान सभा डिबेट्स निर्मितीसाठी, त्यांच्यासोबत मी सतत 2010 पासून तर आज आणि तसंच त्यांचा आणि माझा संबंध 20 वर्षापासून आम्ही ते वंदना संघात यायला लागले आणि आमचा वंदना संघासुद्धा वंदना संघाबद्दल माहिती सांगतो म्हटलं तर त्याच्यातही एक तास जाईल म्हणून मी जास्त बोलणार नाही. सरांचा
सहभाग लाभला. त्यांनी जे डिबेटचा अनुवाद केला फारच अप्रतिम आहे. तो कधी झालेला नव्हता याच्यापूर्वी आणि तो केल्यानंतर छापण्याची प्रक्रिया आपण संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठी लोक याच्यामध्ये सहभागी आहेत. ज्यांनी सहभाग घेतला त्यांची आमच्याजवळ नोंद आहे आणि त्या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये मी आणि तुझं दोघंही साक्षी आहोत. म्हणून त्यांनी सांगितलं की 2 मिनिट बोला. मी 2 मिनिट बोलतो आणि याच ठिकाणी थांबतो. 2 मिनिटे मी एवढ्याकरिता बोलत आहे की आम्हाला घोडेस्वार सरांचं सविस्तर संविधानावर प्रस्ताविकेवर जे मार्गदर्शन आहे ते आम्हाला लाभलं पाहिजे म्हणून आम्ही 2 मिनिटं म्हणतोय. यानंतर मी श्याम नेहरी धम्मसूची यांना सुद्धा 2 मिनिटातच आम्हाला शुभेच्छा द्यावा असं मी त्यांना विनंती करते. जब तक मानोगे नहीं ईश्वर नहीं है ये उनका कहना है. अब उनका आप समझिए. जब तक मानोगे नहीं ईश्वर नहीं है ये उनका कहना है. किनका आप समझ जाइए. और जब तक दिखेगा नहीं हम मानेंगे नहीं. ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना है. जब तक दिखेगा नहीं मतलब हमको सत्य पर ही केंद्रित करना है खुद को. तो मैं हमारे संविधानाबद्दलच माहिती होतं की बाबासाहेबांनी फक्त संविधान लिहिलं आहे पण त्याच्यात काय आहे काय नाही हे आम्हाला जे संविधानाचं वाचन ज्यावेळेस झालं त्यावेळेस आम्हाला ते कळलं. आणि मी 75 अवर्स मी तिथे होते आणि मला इतकं म्हणजे मन भरून येत होतं की आपण किती गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये मिस केल्या. फक्त आपण जयभीम नमोबद्धाय करतो आणि मस्त घरात राहतो एवढंच आपण आतापर्यंत करत आलो. पण या माध्यमातून इतकी म्हणजे प्रेरणा मिळाली आम्हाला इतकी प्रेरणा मिळाली की बाबासाहेब काय आहे तिथं माहितीच आहे पण याचं अनुसरण. तर मला बाबासाहेबांचं किंवा बुद्धांचं जे असतं त्यांच्यावर मी बोलू नाही शकत पण त्यांनी जे सांगितलेले मार्ग आहे त्याच्यावर मी 100% अनुसरण करण्याचा प्रयत्न करते. आणि ह्या कार्यक्रमाला सक्सेस होण्याकरिता मी खूप शुभेच्छा देते, आशीर्वाद देते आणि इथेच मी थांबते. नमो बुद्धाय. जय भीम. जय संविधान. जय भारत. विरोध करण्यास घेतले उच्च शिक्षण. अन्यायाला विरोध करण्यास घेतले उच्च शिक्षण. वारंवार किती आले कठीण प्रसंग. वारंवार किती आले कठीण प्रसंग. आयुष्याची केली वणवण. आयुष्याची केली वणवण. बहुजन हक्क मिळविण्या घेतले प्रण. बहुजन हक्क मिळविण्यास घेतले प्रण. ऐकून तुझ्या त्यागाच्या कथा. ऐकून तुझ्या त्यागाच्या कथा. अंगावर येतात शहारे मन होते सुन्न. अंगावर येतात शहारे मन होते सुन्न. विविध धर्म जाती पंथ आहेत सर्व भिन्न. विविध धर्म जाती पंथ आहेत सर्व भिन्न. तरी तुझे सर्वांसाठी हृदय होते खिन्न. तरी तुझे सर्वांसाठी हृदय होते खिन्न. म्हणूनच तुला
थोडीशी बरोबर करायला पाहिजे. थोडीशी भाषेचं थोडंसं बरोबर करायला पाहिजे. रेवणदास लोखंडे सर, संघ वंदना दीक्षाभूमी हे सुद्धा आपले स्थान ग्रहण करतील. तुम्ही काम नाही केलं ना, बरोबर नाही. आवाज तसेच डॉक्टर आंबेडकर मिशन तसेच बहुजन हिताय बहुजन संघ हे त्यांचे CM चव्हाण हे सुद्धा आपले स्थान ग्रहण करतील. तसेच आपल्यामध्ये श्रावणी धम्मसूची त्या सुद्धा आपले स्थान ग्रहण करतील. धम्मसूची सगळ्या पाहुण्याचे आगमन झालेले आहेत, त्यांनी आपले स्थान ग्रहण केले आहे. पाहुण्याला विनंती आहे की त्यांनी हार अर्पण करावे, पुष्पमाला अर्पण करावी. भाषण पढ़ने का प्रयास करेंगे. डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का भाषणों को पढ़ने का प्रयास करेंगे. या उद्देशिका भी यदि पढ़ेंगे तो उद्देशिका में जो लिखा गया है, यह उद्देशिका में लिखे जाने से पहले इस देश की समाज व्यवस्था में उनमें से एक भी शब्द नहीं था. इस देश में न तो लोग थे, इस देश में तो जनतंत्र था, इस देश में तो आर्थिक सामाजिक था, इसमें तो कुछ भी नहीं था इस देश में. और इसीलिए डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि भूतकाल से संबंध विच्छेद कर हमें नया राष्ट्र बनाना है. आज की सत्ता यह कहती है कि मैं वर्तमान भारत को भूतकाल से जोड़ना है. समझ लीजिए बात को. आज की सत्ता क्या कहती है? आज की सत्ता कहती है कि सारा कुछ अभी कल कब हो. ये संस्कृत विद्यापीठ का समारोह आयोजित किया गया था. वहाँ पर कहा गया कि सारा ज्ञान संस्कृत भाषा में वह केवल ज्ञान के लिए बोलचाल की भाषा होनी चाहिए. सारा ज्ञान उसमें है. तो हम अभी पीछे जा रहे हैं कि आगे जा रहे हैं. मगर भारत का संविधान कहता है कि भूतकाल से संबंध विच्छेद करके हमें नया भारत का निर्माण करना है. यदि नए भारत का निर्माण करना है तो उसके लिए विजन चाहिए. उसके लिए क्या चाहिए? विजन चाहिए, सपना चाहिए कि हमारा भारत कैसे होगा. और इसीलिए संविधान की उद्देशिका के माध्यम से नया भारत कैसे निर्माण होगा इसका सपना लिखा गया है, इसका ब्लूप्रिंट दिया गया है. इसीलिए संविधान को विजन डॉक्यूमेंट है. संविधान को विजन डॉक्यूमेंट भी कहते हैं. जब विजन होता है,
विजन होता है, मेरे सामने मेरा एक सपना होगा, उसके पीछे मेरा विचार होगा। देश का विजन, राष्ट्र का विजन जब रखा जाता है तो उसके लिए भी एक विचारधारा चाहिए, एक सीमा। इसके पीछे भी एक फिलॉसफी है और इसीलिए भारत के साथ का संविधान क्या है? बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स गवर्निंग द स्टेट है। भारत का संविधान क्या है? विजन डॉक्यूमेंट है। भारत का संविधान क्या है? एक फिलॉसफी है जो राष्ट्र निर्माण की फिलॉसफी मानी जाती है। राष्ट्र निर्माण की व्याख्या हम आगे चलकर करेंगे, इसको राष्ट्र निर्माण की फिलॉसफी मानी जाती है। और इस प्रकार से हम संविधान को देखना चाहिए, इस प्रकार से हमको संविधान को देखना पड़ेगा, संविधान की उद्देशिका को हमको देखना पड़ेगा कि संविधान हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्निंग स्टेट है, विजन डॉक्यूमेंट है और साथ ही साथ में एक फिलॉसफी भी है जो नए राष्ट्र के निर्माण की फिलॉसफी है। 26 जनवरी को ये कहा गया कि भारत राष्ट्र अस्तित्व में आ गया है, परंतु साथ ही साथ भारत राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया भी आरंभ है। संविधान में लिख दिया, इसलिए राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आता, राष्ट्र निर्माण करना पड़ता है और राष्ट्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। अंग्रेजी में 2 शब्द कहे जाते हैं, बीइंग एंड बिकमिंग। अस्तित्व में है उसकी प्रक्रिया, बनने बनाने की प्रक्रिया शुरू है, बीइंग एंड बिकमिंग की प्रक्रिया शुरू है और इस प्रकार से भारत राष्ट्र संविधान द्वारा अस्तित्व में आया है, ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर की मान्यता है, ऐसा संविधान सभा की भी इसी प्रकार से मान्यता है। अब हम मूल विषय की तरफ आएंगे, इसको कहते हैं संविधान की उद्देशिका, विजन डॉक्यूमेंट। संविधान की उद्देशिका के संबंध में भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। पूरा संविधान निर्माण होने के पश्चात संविधान की उद्देशिका को स्वीकृति के लिए संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। तारीख थी 17 अक्टूबर 1949। इस तारीख को संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्तुत की गई। पूछा गया डॉक्टर अम्बेडकर से कि क्यों? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि सारा संविधान लिखने के बाद उद्देशिका का मसौदा तैयार करना जरा आसान सा था और इसीलिए इसको सबसे बाद में हम लोगों ने आपको उपस्थिति में प्रस्तुत किया है। संविधान के निर्माण के संबंध में, उद्देशिका के निर्माण के संबंध में अलग अलग प्रकार से विवाद और कारण उपस्थित किए जाते हैं। यदि संविधान सभा डिबेट से पढ़े तो इन विवादों में कोई तथ्य नहीं है, यह स्पष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से उद्देशिका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ड्राफ्ट नहीं की है। उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू का ध्येय और उद्दिष्ट का जो प्रस्ताव है वही है, ऐसा भी कहा जाता है। आज भी ऐसा कहने वाले लोग 75 साल के बाद भी यह स्पष्टता नहीं है। क्योंकि हम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम लोगों द्वारा निर्वाचित हैं, लोगों ने हमें यह सार्वभौमता प्रदान की है। हम सॉवरेन हैं, हम सार्वभौम। बार बार सवाल उठते थे संविधान सभा में, अभी तो ब्रिटिशों का राज है, आपको उन्होंने स्पष्टता कहा कि हम सार्वभौम। यह भारत की संविधान सभा सारे ही भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है। इस दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से उस समय प्रांत थे, सारे प्रांतों के प्रतिनिधि थे, संस्थान थे, सारे संस्थानों के प्रतिनिधि थे और कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे, इसको आयुक्तों द्वारा शासित प्रदेश कहा जाता था, उनका भी प्रतिनिधित्व संविधान सभा में था। तो भौगोलिक दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से सारे भारत का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में था। धर्म की दृष्टि से देखें तो हिंदू थे संविधान सभा में, मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, सिख थे, पारसी थे। इन सारे मुख्य धर्म जो थे उस समय, उन धर्मों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में था। अन्य दृष्टि से देखें तो उसमें सवर्ण थे,
अछूत आदिवासी थे, महिलाएं थी, इनका भी प्रतिनिधित्व उसमें था। यदि और दृष्टि से देखें, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा थी, कम्युनिस्ट थे, समाजवादी थे और अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का प्रतिनिधित्व भी उस संविधान सभा में एक अकेले थे, माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। परंतु अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी उस संविधान सभा में सहभागी थी। इसका अर्थ होता है सारे ही दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से आप देखो, सारे ही दृष्टि से संविधान सभा सारे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, सारे भारत का। यह बात सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी समाज का तबका, कोई भी समाज का घटक यह नहीं कह सकता कि मेरा प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं है। सारे ही, ये बहुत जरूरी है। जब भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मान्यता थी, यदि भारत का संविधान है, भारत के लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि संविधान कैसे बनता है। ये प्रयास करते थे क्योंकि उनकी सबसे बड़ी आस्था लोगों की थी। इसीलिए तो हम भारत के लोग के संविधान की शुरुआत होती है, उसका जिक्र मैं बाद में और भी करूंगा। तो यह संविधान सभा में निर्णय लिया कि संविधान का निर्माण यह सांसदीय प्रणाली से, अलग अलग प्रणालियां हैं, काम चलाने की, सभा में काम चलाने की अलग अलग प्रणालियां, उसमें एक मान्य प्रणाली थी। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम लीजिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सारा आंदोलन लीजिए, यह एक संवैधानिक आंदोलन था, ये सांसदीय प्रक्रिया से चला हुआ था। तो सारे लोगों की मान्यता थी कि संविधान की निर्मिति यह सांसदीय प्रणाली द्वारा होनी चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि संसद में यदि कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत करना होता है, कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत करना हो, उस प्रस्ताव का 3 बार वाचन होता है। उसको कहते हैं 3 रीडिंग्स, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। और 3 बार जब वो सभा प्रस्ताव स्वीकृत करती है तो प्रस्ताव स्वीकृत माना जाता है। संविधान के निर्माण के लिए भी यही प्रक्रिया स्वीकृत की गई कि इसी प्रक्रिया से हम संविधान का निर्माण करेंगे, 3 वाचन के द्वारा। 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस बहुमत में थी, कांग्रेस के नेता के तौर पर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया कि संविधान का ध्येय क्या होना चाहिए, संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसके संबंध में आप प्रस्ताव रखेंगे। बहुमत का पक्ष है, उनका अधिकार होता है, और संसदीय प्रणाली में उनका अधिकार होता है। उसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, रिजोल्यूशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इस संविधान की बुनियाद बनेगी, ऐसा प्रस्ताव रखने के लिए आमंत्रित किया गया। प्रस्ताव रखा गया, 25 जनवरी 1947 को प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और फिर संविधान सभा ने कुछ विषय निर्धारित किए। इस संविधान में कौन से विषय होने चाहिए, प्रत्येक विषय के लिए एक समिति बनाई गई। समिति को कहा गया कि आप विषय पर चर्चा करेंगे, आपकी चर्चा का एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस विषय के संबंध में संविधान में क्या समाविष्ट किया जाना चाहिए, इसके संबंध में सिफारिशें देंगे। समिति के 3 का विषय पर चर्चा, चर्चा का रिपोर्ट और कुछ सिफारिशें देंगे जो संविधान सभा में प्रस्तुत होगी, चर्चा होगी, सिफारिशें स्वीकृत होगी, अस्वीकृत होगी, संशोधित होगी, मॉडिफाई होगी, जो आगे चलकर संविधान का मसौदा निर्माण करने के लिए काम में आएगी। इतिहास कहता है, संविधान के डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि 18 समितियां इस प्रकार से स्थापित की गई, उसमें से 13 समितियों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सदस्य थे। उनका योगदान है 13 समितियों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सदस्य के रूप में कार्यरत थे। बहुत सारी समितियों के अध्यक्षों ने डॉक्टर अम्बेडकर से अनुरोध किया कि आप ही
संविधान सभा में अपनी समिति का रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे और उस पर चर्चा भी आप ही करेंगे। इस प्रकार से यह चलता रहा 29 अगस्त 1947। इसको कहते हैं संविधान का पहला वाचन या संविधान के निर्माण की पूर्व तैयारी भी उसको कहा जाता है। यहाँ तक आने के पश्चात संविधान सभा को ऐसे लगा कि अब संविधान के निर्माण के लिए हिंदू राज स्थापित हो चुका है। क्या कहते हैं हम भारत में 2021 4 साल पहले की बात, हिंदू राज स्थापित हो गए। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि यह डी फैक्टो हिंदू राज है, डी जूर हिंदू राज नहीं है। इसका मतलब यह है कि वास्तव में हिंदू राज अस्तित्व में आया हुआ है, परंतु उसको वैधानिक या संवैधानिक मान्यता अभी तक नहीं दी गई है। वास्तव में राज है, परंतु कानूनी तौर पर उसको हिंदू राज नहीं कहा जा सकता, इतना ही अंतर है। अभी के यदि आप कुछ पढ़ते हो, नया जो आता है वो पढ़ते हो तो साफ तौर पर यह आपको लिखा हुआ मिलेगा जो भारत का संविधान, जो भारत का लोकतंत्र, भारत की वर्तमान राज्य व्यवस्था, इसका अध्ययन करते हैं। वह स्पष्टतया यह लिखते हैं कि भारत में न तो संविधान अस्तित्व में है और न ही संविधान द्वारा स्थापित लोकतंत्र है। चुनाव होते हैं, निश्चित तौर पर होते हैं। अभी 2024 में चुनाव हुआ, 2029 में फिर चुनाव होंगे, परंतु चुनाव होना, नियमित चुनाव होना, इसका मतलब कि देश में लोकतंत्र अस्तित्व में है ऐसा उसका अर्थ नहीं होता है। क्योंकि दुनिया में जहाँ भी तानाशाही है वहाँ पर भी चुनाव होते हैं, रशिया में चुनाव होते हैं, चाइना में चुनाव होते हैं, तुर्कस्तान में चुनाव होते हैं, और जहाँ जहाँ भी तानाशाह विद्यमान है वहाँ पर भी चुनाव होते हैं, क्योंकि उनको भी राज चलाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए लोक मान्यता जरूरी है। चुनाव एक जरिया है लोक मान्यता का, उन व्यवस्थाओं में चुनाव होते हैं। इसका अर्थ उस देश में लोकतंत्र है ऐसा नहीं होता। और इसीलिए भारत के संबंध में जब बात की जाती है तब यह कहा जाता है भारत में लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, यह ऑटोक्रेसी है, यह चुनावी जनतंत्र है। चुनाव का जनतंत्र, चुनाव तंत्र है, जनतंत्र है। यह सिर्फ चुनावी तंत्र है, यह लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित हो गया है, लोगों को भरमाने के लिए और बाकी के लोगों को, बाहर के लोगों को यह बताने के लिए कि भारत में अभी तक लोकतंत्र जिंदा है। इस परिप्रेक्ष्य में वंदना संघ आप सब लोगों के साथ मिलकर यह प्रयास करता रहा है कई सालों से। अब आपने डिबेट्स का जिक्र किया, 2010 में हमने उस पर काम शुरू किया, 2015 में पहला एडिशन हम पूरा कर पाए, 2018 में उसका दूसरा आवृत्ति सब लोगों के साथ उपस्थित है। हमारा प्रयास ये कि भारत के आम आदमी तक संविधान निर्माता पहुंचे, भारत के आम आदमी तक संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पहुंचे, उन्होंने निर्माण किया हुआ संविधान पहुंचे, लोगों को एहसास हो कि हम भारत के लोग हैं। क्योंकि दुनिया का इतिहास यह बताता है कि जहाँ भी संविधान और लोकतंत्र जिंदा है वह सिर्फ लोगों के भरोसे है। सत्ता में कोई भी हो, संविधान जहाँ भी उन्हें बाधक हो जाता है, बाधा उपस्थित करता है, वह सत्ताधारी संविधान को बाधित रखने का, संविधान को विकृत करने का, संविधान को तोड़ने का, मरोड़ने का प्रयास करता है। लोग हैं जो संविधान देता है, लोग हैं जो सत्ताधारियों को बाध्य करते हैं कि संविधान के अनुसार अपना
हमारा शासन चला है। उसके लिए लोगों तक संविधान पहुंचना, उसके लिए लोगों तक सही अर्थों में संविधान पहुंचना आवश्यक है। वंदना संघ आप सब लोगों के माध्यम से यही प्रयास कर रहे हैं। आइए इस परिप्रेक्ष्य में हम संविधान के उद्देश्य का भी समझने का प्रयास करेंगे। कैसे संविधान में आई इसका भी थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त करेंगे। 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा अस्तित्व में आई। भारत की संविधान सभा, इसके संबंध में बहुत कुछ बोला जा सकता है, नहीं बोलूँगा क्योंकि आप बाकी की बातें समझ लीजिए। यह बात समझ लीजिए कि जो प्रतिनिधि मतदाता का आदर नहीं करता, एक बार हाथ में मतदाता के सवाल नहीं जानना चाहता, समाज की समस्याएं नहीं जानना चाहता, और फिर भी मैं ये दे रहा हूँ, कौन है देने वाला? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहा हूँ, कौन पूछना चाहिए नहीं सवाल। अरे भाई, जो मुफ्त अनाज दे रहा है वो भी टैक्स दे रहा है, और उस टैक्स के पैसे से तुम अनाज खरीदोगे और वही अनाज उसको दोगे और कहोगे कि मैं दे रहा हूँ। ये लोकतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र, संविधान कहता है कि यदि आप मुझे आजीविका नहीं दे सकते तो मुझे जीने के लिए साधन उपलब्ध करवाना आपकी जिम्मेदारी है, मेरा हक है। तुम बोलो जो मुफ्त वाला देते, रोजी दो, रोजगार दो, आजीविका दो, नहीं तो जिंदा रहने के साधन उपलब्ध करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है संविधान के द्वारा उनको सौंपी गई। यदि वो पूरा नहीं करोगे और क्योंकि एहसान जताओगे, आप एहसान जताने वाले नहीं हो। इसके बाद में लोगों की और विशेषता है, ये समझ लीजिए राष्ट्र कैसे करते हैं। लोगों की और विशेषता है, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, बराबर है कि नहीं? कोई भेदभाव है हम लोगों में? स्त्री लोग, पुरुष लोग, हिंदू लोग, मुसलमान लोग, इस जाति के लोग, उस जाति के लोग, तमिल लोग, महाराष्ट्र लोग, इसको कहते हैं लोग। यह समानता का प्रतीक है। लोग ये काय का प्रतीक है? समानता का प्रतीक। लोग यह संकल्पना धर्म, वंश, जात, लिंग और प्रादेशिक का इसके परे है। सभी लोग हैं और सभी समान हैं, और इसीलिए लोग समानता का प्रतीक है, ऐसा माना गया है। भारत के संबंध में लोग सर्वसमावेशी है। भारत में पैदा हुआ, भारत में जन्म लिया, भारत का नागरिक सारे ही इस लोक में समाविष्ट है। इस दृष्टि से लोग दो तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है, एक समानता का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा सर्वसमावेशकता का प्रतिनिधित्व करता है। सर्वसमावेश, किसी को भी छोड़ा नहीं। आज कहा जाता है कि ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। भारत का संविधान सारे ही लोगों को समान मानता है और सबके लिए समानता की बात करता है। सर्वप्रथम घोडेस्वार सरांचं आपण मार्गदर्शन घेऊन नंतर तुम्हाला ती माहिती देण्यात येईल. तर मी सरांना आता मंचावर आमंत्रित करते. प्लीज सर. संविधान सभा में माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का अंतिम भाषण में वो कहते हैं भारत के संविधान में जो लोकतांत्रिक गणराज्य की संकल्पना से नहीं हुई है। दुनिया में धारणा बनी हुई है, दुनिया को दिया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं मैंने यह संकल्पना बुद्धकालीन संदेश से ली,
लोकतांत्रिक गणराज्य के आगे पहुंचे हैं। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अहिंसक धर्म क्रांति के प्रवर्तक, धम्मचक्र प्रवर्तक। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दुनिया में और एक पहचान है, वो पहचान है हार्ड कोर डेमोक्रेट, लोकतंत्र के प्रति समर्पित व्यक्तिमत्व। ऐसे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। इस मान्यवर और आप सब लोग, मेरी एक मान्यता है। 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष निवेदन देते हुए डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मैं प्रथम भारतीय हूँ और अंतिमतः भी भारतीय हूँ। मेरी मान्यता ये है, यह हम सब लोग विधान समझ में आए, विधान की उद्देश्यता समझ में आएगी। यह पहचान, यह आइडेंटिटी मुझे भारत के संविधान में दी है। मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारतीयता यह मेरी राष्ट्रीयता है। संविधान का अनुच्छेद 15 मुझे और भी पहचान देता है, अलग आइडेंटिटीज देता है। उसमें लिखा गया है कि धर्म, वंश, जात, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर राज्य को डिस्क्रिमिनेट करने की, भेद करने की, नागरिकों में भेद करने की अनुमति नहीं है। इसका अर्थ कि धर्म, वंश, जात, लिंग या जन्मस्थान यह भी मेरी पहचान है, यह भी मेरी आइडेंटिटीज है। इसके अलावा भी और अलग अलग आइडेंटिटीज मेरी हो सकती है। राज्य को भेद नहीं करने की अनुमति आदेश दिया गया है, परंतु संविधान यह भी मानता है कि इस आधार पर समाज में व्यक्ति व्यक्ति में भेद किए जाते हैं। यदि इनमें से कोई भी पहचान, इनमें से कोई भी आइडेंटिटी, यदि मैं मेरी पहली आइडेंटिटी करके स्वीकार करता हूँ, पहली पहचान करके स्वीकार करता हूँ, तो मैं पूर्वग्रह से बाधित हो जाता हूँ। यह सारी आइडेंटिटीज मुझे पूर्वग्रह से बाधित करती है। पूर्वग्रह अनुकूल हो सकता है, पूर्वग्रह प्रतिकूल भी हो सकता है, परंतु इन आइडेंटिटीज के चलते मैं पूर्वग्रह मुक्त नहीं हो सकता। संविधान की ओर, संविधान की उद्देशिका की ओर, एक जिसको ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण कहते हैं, उस दृष्टिकोण से मैं देख नहीं सकता। और इसीलिए यदि संविधान को समझना है तो सर्वप्रथम मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरी पहली आइडेंटिटी भारतीय है। मैं सर्वप्रथम भारतीय हूँ, संविधान के प्रति समर्पित भारतीय, संविधान को अभिप्रेत भारतीय हूँ, तभी मैं संविधान समझ पाऊंगा और संविधान की उद्देशिका भी समझ पाऊंगा। इसमें एक भारतीय होने के नाते मेरे लिए आप सब लोग प्रथम भारतीय हो और आप सब लोगों को मैं सर्वप्रथम साधुवाद देता हूँ, विनम्र अभिवादन करता हूँ, सप्रेम जयदिन करता हूँ और मंगल कामना। विषय है आज का संविधान की उद्देशिका, भारत का विजन प्रगति। नाटक देखो मामा आओ मामी आओ, नाटक देखो हम लोगों को
लगभग 75 साल हुए हमें आज़ाद हुए। हर धर्म का इंसान यहाँ सम्मान से जी सकता है, आज़ादी से जी सकता है। इसी देश के संविधान के 75वीं वर्षगांठ के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, भारतीय संविधान जिसने न केवल भारत को एक राष्ट्र, एक उम्मीद, एक विचार और एक साझा भविष्य दिया है, लेकिन संविधान ने हमें क्या दिया है? समता, बंधुता, न्याय दिया है। संविधान ने हमें क्या दिया है? सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। सुनिए, शायद आपका कुछ गिला है। नहीं नहीं, ये हमारा नहीं है। अरे ये तो आप ही का ही है, आपका ही है। आप अरे संविधान किनका पर्चा है? आपको पता भी है आपने क्या फेंका है? संविधान का पर्चा होगा, इससे हमें क्या लेना देना? आप क्या काम करते हो? मैं कंपनी में काम करता हूँ। और आपकी बीवी वो टीचर है, आपको बहन है? हाँ है। वो क्या करती है? वो साइंटिस्ट है। आप सब 8-14 घंटे की जगह 8 घंटे काम करते हो, किसकी वजह से? संविधान की वजह से। आपकी बीवी टीचर है ना? हाँ। इसका मतलब पढ़ाती है? हाँ। पढ़ाना तो दूर, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था। उन्हें पढ़ने का अधिकार किसने दिया? संविधान ने दिया। आपकी बहन किस पर रिसर्च करती है? वो मंगल ग्रह पे रिसर्च करती है। अरे भाई, अगर संविधान ना होता ना तो मंगल आपके बहन की कुंडली में आके बैठा होता। आप खुद वहाँ मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं, किसकी वजह से? संविधान की वजह से। इसका मतलब आज हम जो कुछ भी है वो संविधान की देन है। हाँ हाँ, संविधान की देन है। इसका मतलब हमें आज जो पीएफ मिलता है वो भी संविधान की देन है। हाँ हाँ, संविधान की देन है। इसका मतलब हमारी बीवी और बहनों को जो प्रेगनेंसी लीव मिलती है वो भी संविधान की देन है। हाँ हाँ, संविधान की देन है। संविधान ने किसी एक जाति या धर्म की महिलाओं को नहीं तो सारे भारतीयों को भारतीय महिला को आजादी और सम्मान से जीने का अधिकार दिया। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में शिक्षा का अधिकार हमें किसने दिया है? संविधान ने दिया। आज की महिला प्रधानमंत्री बनी, राष्ट्रपति बनी, किसकी वजह से? संविधान की वजह से। आज की महिला IAS बनी है, कलेक्टर बनी है, किसकी वजह से? संविधान की वजह से। आज की महिला डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, वकील बनी है, किसकी वजह से? संविधान की वजह से। और तो और एक मजदूर का बेटा डॉक्टर बना है, किसकी वजह से? संविधान की वजह से। और आप जानते हो एक ट्रांसजेंडर जिसे समाज उनको कुछ अलग ही दृष्टि से देखता है, आज वह भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार रखता है, किसकी वजह से? संविधान की वजह से। फिर तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने आज तक संविधान नहीं पढ़ा। क्या हम सिर्फ नाम के भारतीय हैं कि हमने अभी तक संविधान नहीं पढ़ा? चलो भारतीय बन जाते हैं, संविधान दिन मनाते हैं। चलो भारतीय बन जाते हैं, संविधान दिन मनाते हैं। चलो भारतीय बन जाते हैं, संविधान दिन मनाते हैं। चलो भारतीय बन जाते हैं, संविधान दिन मनाते हैं। इस देश से करते हैं प्यार हम, इस देश में है तैयार हम, इस देश के रास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 75 वर्ष पूर्व जो बीज बोया था, आज वह विशाल दृश्य बनकर हम सबको छाया प्रदान कर रहा है। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं, जिस देश में डायन जैसी अमानवीय कुप्रथा थी, आज उसी देश में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पर सम्मानित किया जाता है। यह बदलाव संविधान की देन है। और आज तक हम ये सोचते आए हैं
लोकतांत्रिक है, जिसने हम सबकी तकदीर बदल दी है। जहां हमारे देश में दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि और हजारों विधानें हैं, इन सबको जोड़ कर रखे वो हमारे देश का संविधान है। जी हाँ, हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का संविधान है। तो आइए साहिबान, मेहरबान, कदरदान, हम सब आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है जन जागृति संविधान की, जन जागृति संविधान की, जन जागृति संविधान की। तो क्यों बैठे हो खाली, बजाओ ताली। 5 साल में कभी किसी ने पूछा अपने प्रतिनिधि से कि 5 साल में विरोधी पक्ष के सदस्य के साथ सारे ही लोगों की संपत्ति दुगनी कैसे होती है? पूछा कभी आप लोग? होती है कि नहीं होती है सारी लोग? देखिए उन्हीं का विवरण देखिए। दूसरे समय में चुनाव लड़ते समय जो अपने संपत्ति का विवरण देते दुगना हो जाता है। कुछ लोगों के उससे ज्यादा होते हैं, उनके पास अधिकार ज्यादा होते हैं, उनके पास अधिकार ज्यादा होते हैं। और अब